कि मुझे भी बोलना नहीं आता था, क्योंकि मैं मैथ लेक्चरर था। तो मैथ वालों को स्टेज से कोई संबंध नहीं होता है, तो बोलना बोलना मुझे भी नहीं आता था। जब मुझे कई बार व्हाट्सअप स्टेज पे बुलाते थे, माइक देते, मैं कहता सर ये आप ही कर लो, मुझसे नहीं बोला जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये हम पढ़ते भी आए हैं और ये बताते भी आए हैं। 24 साल पहले यात्रा शुरू हुई, नौकरी के साथ साथ आरसीएम को शुरू किया। कोचिंग सेंटर में चलाता था एक बहुत बड़ा, उसको साइड में करके आरसीएम को शुरू किया। और मैं अक्सर सेमिनारों में दो चीजों का विशेष वर्णन करता हूं कि मेरी इस कामयाबी में शुरुआती काम, देखो बड़े होने के बाद तो आपके पास बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारे स्टेशन होते हैं, कंपनी की बहुत सारी प्लानिंग होती है, टीसी सर कुछ नई चीजें हमारे लेके आ जाते हैं, तो फिर तो बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, आपके लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बट जो स्टार्टिंग पीरियड है ना, जहां पर एक व्यक्ति बिल्कुल नौसिखिया होता है, बहुत सारी गलतियां होने की संभावना होती है, वहां जहां पर उसको कहीं अच्छा मोटिवेशन मिलता नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, वॉल्यूम बड़ा नहीं होता है, इनकम बड़ी नहीं होती है, तो वहां पर जो एक शुरुआती दौर है वो सबसे नाजुक दौर होता है। और आंकड़े बताते हैं इस इंडस्ट्री में 70% लोग पहले 3 महीने में एग्जिट कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। ये इस इंडस्ट्री का आंकड़ा है, जबकि आए तो थे वो कुछ बड़ा करने के लिए, बट 70% लोग पहले 3 महीनों में क्विट कर जाते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में जो चीजें करनी चाहिए वो उनसे होती नहीं। तो मैंने उन चीजों को शुरू में ध्यान रखा, जिसकी वजह से मेरी यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ी, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ी, मेरे रिजल्ट बढ़े, मेरी अचीवमेंट बढ़ी। और किसी भी काम में जब आपकी अचीवमेंट आती है ना, तो वो आपको अगला लक्ष्य अचीव करने के लिए मोटिवेट करती है। बट यदि आप काम करते करते अचीवमेंट नहीं ले पाते हैं, तो आपको खुद की अंदर की फीलिंग ही डिमोटिवेट करने का कारण बन जाती है कि हो तो रहा नहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो इसलिए मैं सभी बहनों से और जो भी साथी आज इस वेबिनार में मौजूद हैं उनसे कहना चाहूंगा कि शुरुआती दौर के कुछ पॉइंट्स उनको आप ध्यान रखिए, फिर अपन बातचीत करेंगे। मैंने दो चीजों पे फोकस किया। पहला, ये पहले दिन से मेरे समझ में आ गया था कि ये काम अकेले से होने वाला नहीं है। मैं कितना भी 30 मार खा बन जाऊं, मैं बड़ा काम नहीं कर सकता। बड़ा काम तब होगा जब मेरे जैसे, मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट लोग मेरी टीम में आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जो जो लोग मेरी टीम में आए उनमें से जो भी मुझे गंभीर दिखाई दिया, सिस्टम के प्रति सीरियस दिखाई दिया, जिनके सपने कुछ अच्छे लगे, जो कुछ करना चाहता था, जो इस प्लेटफॉर्म को सही ढंग से इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, मैंने उन लोगों के साथ अलग से प्लानिंग, अलग से मीटिंग, उनको प्लान दिखाना, फील्ड में जाना, लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, उनको आगे प्रोडक्ट को प्रमोट करना, मीटिंग में कैसे इनवाइट करना लोगों को, वो लेके आना, होम मीटिंग अरेंज करना, इन छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने उनको तैयार किया। और वो इंडिपेंडेंट लीडर बनने शुरू हो गए। तो उनको कई जगह मेरी जरूरत भी नहीं पड़ी, यानी कि मेरे जैसे कई विकल्प मेरी टीम में क्रिएट हो गए। उसका मुझे फायदा क्या मिला कि मेरी टीम मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। पहला चीज तो मैंने ये किया। दूसरा चीज मैंने ये किया कि जैसे 2-3-4 महीने के बाद मुझे पता चला कि मेरी टीम के कुछ लोगों ने अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी जान पहचान वाले को कहीं बाहर ज्वाइन करवा दिया है, तो वो पता नहीं वहां जाएगा नहीं जाएगा, बट मैंने वहां जाके उनसे मिलना, उनको उस शहर की मीटिंग में लेके जाना, उनको इस सिस्टम का विजन दिखाना, उनको भविष्य के प्रति इस बिजनेस में क्या होने वाला है वो जानकारियां देना, मैंने अपनी प्राथमिकता समझी। तो उसको फायदा यह मिला कि मेरा बिजनेस मेरे शहर के अलावा कई और शहरों में बढ़ना शुरू हो गया। शुरू नहीं हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। और जिसका परिणाम यह मिला कि 6ठे महीने मैं रॉयल्टी चेवर बन गया और 9वें महीने में टेक्निकल चेवर बन गया। तो मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगा कि इन चीजों को यदि आप शुरू कर रहे हैं तो इन दोनों चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखिए। और यदि आप इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी आपकी अचीवमेंट, आपकी टीम की अचीवमेंट काफी बड़ी आपको देखने को मिलेगी। अभी एक बहन जी बोल रही थी कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और 1 PM से मेरे सपने पूरे होने वाले। मैं यहीं से बात शुरू कर रहा हूं, फिर बात करेंगे क्या करना है। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी किसी भी इंडस्ट्री के सफल लोग हैं, उनकी सफलता में हो सकता बहुत सारे फैक्टर्स का रोल रहा हो। वो बहुत मेहनती हैं, वो बड़े ओबीडियंट हैं, वो बड़े डिसिप्लिन हैं, वो बड़ा ये सारी चीजें हो सकती हैं। बट इन सारी चीजों को
बाद में काउंट किया जाता है। उनसे पहले जो एक क्वालिटी उन लोगों में थी, वो थी उन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़े सपने देखे, अपने आप को किसी बड़े मुकाम पर देखा। और एक्सपर्ट ये बताते हैं कि दुनिया में वही व्यक्ति सफल हुए हैं जिन्होंने सपनों को देखना और सपनों पर विश्वास करना शुरू किया। तो सपनों के आधार पर इस दुनिया में लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अब आप चेक कीजिए आप कौन सी कैटेगरी में। पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जो सपनों में विश्वास नहीं करते। ये फालतू की चीजें हैं, सपने देखने से कुछ नहीं होता है। उनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, क्योंकि जब तक सपना नहीं होगा तो आप दौड़ेंगे नहीं, जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा आप भागेंगे नहीं, जब तक कोई आप बड़ा करने का प्लान ही नहीं करोगे तो आप चुनौतियों को हैंडल नहीं कर पाओगे, फिर तो कंफर्ट जोन में रहोगे ना आप। तो इसलिए कुछ लोग, पहली कैटेगरी ऐसी है जिनके जीवन में कोई सपने या सपनों का महत्व नहीं होता। तो इस प्रकार के लोग जिंदगी में आम लोगों की जिंदगी जी के इस दुनिया से चले जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो सपने तो देखते हैं, उनको पता है कि जिंदगी में सपनों का रोल है, सपनों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। सपने एक व्यक्ति को दौड़ने के लिए, भागने के लिए, रातों की नींदों को छोड़ने के लिए विवश करते हैं। बट वो सपनों में विश्वास तो करते हैं, बट वो सपने पूरा होने के इंतजार में रहते हैं। कोई लॉटरी लग गई तो अमीर बन जाऊंगा, कोई ऐसा कुछ हो गया तो ये हो जाएगा, मेरी टीम में कुछ अच्छे लोग आ गए तो मेरी रॉयल्टी टेक्निकल आ जाएगा। तो वो परिस्थितियों पे आधारित रहते हैं। तो ऐसे लोग भी जिंदगी में सफल नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ तलाश में रहते हैं कि कुछ होगा तो ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो सपने देखते हैं, सपनों में विश्वास करते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन केवल और केवल तब तक लगे रहते हैं जब तक कोई बड़ी सी बाधा, बड़ी सी मुश्किल उनके रास्ते में नहीं आती। और जैसे ही कोई चैलेंज आया, कोई मुश्किल आई, कोई बाधा आई, वो क्विट कर जाते हैं। उनके अंदर अक्षमता है, वो जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो मुश्किलों से अपने आप को एडजस्ट करना, मुश्किलों को हैंडल करना, पेशेंस न रखना, ये छोटी सी मिस्टेक होने की वजह से वो जिंदगी में वो बन नहीं पाते, वो अचीव नहीं कर पाते जिसके वो हकदार हैं। ये तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल होता है। बट चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं जो सपने देखते हैं, सपनों में विश्वास करते हैं, सपनों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो तब तक लगे रहते हैं जब तक सपनों को पूरा नहीं करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है मुश्किलें हैं, रास्ता आसान है, कठिन है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना हो रहा क्या, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो जो सपना देखते हैं उसको पूरा किए बगैर हार नहीं मानते हैं। और दुनिया में इस प्रकार के लोगों को सफल लोग कहा जाता है, हिस्ट्री मेकर कहा जाता है। ये 4 कैटेगरी के लोगों को सपनों के आधार पर बांटा गया है। बट जब से डायरेक्ट सेलिंग लुस्ट्रू हुई, इसमें एक पायदान और ऐड कर दिया गया कि इस कैटेगरी में 5वीं कैटेगरी और ऐड हो गई कि 5वीं कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो सपने देखते हैं, सपनों के लिए काम करते हैं, सपनों को पूरा करते हैं, बट लोगों के सपने जगाते हैं और लोगों के सपने पूरा होने में उनकी मदद करते हैं। और इस प्रकार के लोग केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग में और आरसी में पाए जाते हैं। और इस इंडस्ट्री की यह सबसे बड़ी खूबी है कि यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपके सपने पूरा होंगे या नहीं होंगे, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट एक बात की गारंटी दे सकता हूं, यदि आपने अपनी टीम के लोगों के सपने जगा दिए और उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर दी, तो गारंटी है आपके सपने पूरा होंगे ही होंगे। तो इन 5 कैटेगरीज में से आप कौन सी कैटेगरी में हैं, एक बार अपने आप को चेक कीजिए। मेरा मानना है यदि आप चौथी और 5वीं कैटेगरी पर टिक लगाते हैं, आज आपका वॉल्यूम कितना है, आज आपकी टीम कितनी है, आज आपके लोग कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, कितनी अपराजिता, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगले 1 साल में आपके पूरे सिस्टम की, आपके बिजनेस की, आपकी टीम की पूरी फिजा बदल सकती है। तो पूरे 1 साल में क्या क्या होगा, आज मैं स्लाइड आपको नहीं दिखाऊंगा, आज मैं कुछ चीजें आपसे रूबरू नोट कराऊंगा।
क्योंकि मैं आप लोगों के हाव भाव देखना चाहता हूं। जब मैं स्लाइड दिखाता हूं तो मैं देख नहीं पाता। आज मैं आपकी उत्सुकता को, आपकी क्यूरियोसिटी को, आपका वीडियो ऑन है, ये सारी चीजों को मैं नोट करना चाहता हूं। तो आइए बातचीत करते हैं। यदि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, अपने लोगों के सपनों को पूरा करना है, तो मुझे किन चीजों पे काम करना चाहिए? व्हाट आर दोज फैक्टर्स जो मुझे इस यात्रा में, इस सफलता की यात्रा में मुझे हेल्प करने वाले हैं? तो मैं 4 चीजों पे आज आपसे बातचीत करूंगा। आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। यदि मुझे इन सारी चीजों को पूरा करना है, एक बहुत बड़ा लीडर बनना है, आरसीएम का कोर लीडर बनना है, स्टार रूबी बनना है, सफायर बनना है, टेक्निक पे ले जाना है, बहुत बड़ा काम करना है, टीसी सर की नजरों में एक सच्चा सेवक बनना है, इस सिस्टम का सच्चा सिपाही बनना है, इस नए भारत के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करना है, तो 4 चीजों पे आपको काम करना है। सबसे पहला, प्लानिंग। आप प्लानिंग में स्ट्रोंग बनिए। किसी भी बिल्डिंग को बाद में बनाया जाता है, पहले उसकी प्लानिंग होती है, उसका नक्शा बनता है। बिना नक्शे के दुनिया में आज तक कोई भी बड़ी इमारत नहीं बनी है। पहले नक्शा बनता है, क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार का होगा, व्यू क्या बनेगा, क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कहां से क्या लाना पड़ेगा, कौन आर्किटेक्ट होगा, कौन, जो जो भी चीजें हैं। तो इस सिस्टम में भी आपको यदि बहुत बड़ा अचीवमेंट पाना है, अपनी टीम को बहुत बड़ी टीम बनाना है, तो सबसे पहला पार्ट आपकी प्लानिंग। जो जो एक्टिविटी इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए की जा रही है, तो उनको जब तक नहीं करोगे तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, आपकी टीम नहीं बढ़ेगी, आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, आपके स्टेशन नहीं बढ़ेंगे, आपके अचीवर नहीं बढ़ेंगे, आपके डायमंड क्लब नहीं बढ़ेंगे। तो उन सारी एक्टिविटीज को सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है। और यदि आप उस प्लानिंग में परफेक्ट हो गए, उसकी सही ढंग से तैयारी कर ली, तो अगली चीजें तो उसके बाद आएंगी ना। बिना प्लानिंग से किया गया कार्य के रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं है, बट प्लानिंग से किए गए कार्य पे यदि सही ढंग से एक्शन हो जाए तो रिजल्ट मिलते हैं। तो दूसरा पार्ट पे आऊंगा मैं। तो प्लानिंग किसकी? जैसे इस समय यूएलपी क्विक को लेकर के कंपनी बहुत एक्साइटेड है, बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, और हम सही ढंग से लोगों को बता नहीं पाते हैं। अपने तरीके से बताते हैं, एक कंपनी है, इसमें प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छी क्वालिटी के हैं, आप ये ले लीजिए, कार्ड बनवा लीजिए, आईडी बना लीजिए, पता नहीं 100 तरह की चीजें होती हैं। और सामने वाला हो सकता है वो आरसीएम के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति नेगेटिव हो, और वो आपकी बात को अनसुना कर दे। बट यदि आप उसकी व्यवस्था कर लें कि उसको मैं अपने नजदीकी अच्छे पिकअप सेंटर पे, वंडरफुल क्विक पे लेके जाऊंगी, और जहां पर शाम को एक सेशन चलता है यूएलपी क्विक, जिसमें पूरी आरसीएम की जानकारी दी जाती है, पूरी की पूरी, तो वहां पर प्रोडक्ट को देखेगा, मधु संयम रस क्यों जरूरी है, न्यूट्रीजाज वोमेन क्यों जरूरी है, कंपनी की क्वालिटी कैसी है, कंपनी की टीम कैसी है, कंपनी की तैयारियां कैसी है, कंपनी की मशीनें कैसी है, कंपनी की पैकिंग क्या है, रेट क्वालिटी क्या है, क्या क्या होना है, उन सारी चीजों को जब जाके देखेगा ना, तो उसकी सारी धारणाएं बदल जाएंगे। तो आपने ये प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए कि यदि आपके शहर में एक अच्छा पीयूसी है और वहां पर यूएलपी क्विक का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, तो आप उस लीडर से, अपने अपलाइन टेक्निकल से, अपने अपलाइन रूबी से, अपने पीयूसी होल्डर से बातचीत कीजिए, जैसे यहाँ पर यूएलपी क्विक का प्रोग्राम डेली शुरू कीजिए, और मैं और मेरी टीम के लोग रोज शाम को 4 बजे 5 बजे जो भी आपको लगता है, हम कुछ लोगों को लेके आएंगे, और वहां पर हम एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना चाह रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी तब सफल होती है जब विन विन सिचुएशन उसमें नजर आए। किसी काम में केवल आपका फायदा हो रहा है, सामने वाला करिए तो काम कोई भी करने वाला नहीं है। बट इस काम में पीयूसी वाले का फायदा हो रहा है, क्योंकि उसकी सेल बढ़ेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका नाम उस आपके शहर के, आपके स्टेट के अच्छे पीयूसी में जाएगा, तो वो भी फोकस करेगा, और आपकी भी टीम बढ़ रही है, आप भी फोकस करेंगे, आपके अपलाइन भी, आप एक अच्छे जिम्मेदार लीडर के रूप में आगे निकल रहे हैं, तो आपका अपलाइन भी फोकस करेगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने टीम को, अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। तो पहला तो आपने आपने यूएलपी क्विक की प्लानिंग पे आपने काम करना है कि मुझे, मेरी टीम जहां जहां भी काम कर रही है वहां पर क्या यूएलपी क्विक में लोग जा रहे हैं। दूसरा, सुबह 6:30 बजे टीसी सर रोज हमें बताते हैं कि हमारी आदतें कैसी हो, हमारा व्यवहार क्या हो, हमारा दृष्टिकोण क्या हो, हेल्थ पे कैसे हम बात करनी है, स्वास्थ्य रक्षा कैसे आएगा, महिला सशक्तिकरण पे किन चीजों का ध्यान देना है, एक लीडर में क्या क्या अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, 21 गोल्डन रूल क्या होते हैं।
तो सुबह गुरुकुल का सेशन आता है, आप गुरुकुल में जाएं, यूट्यूब पे जाएं, जूम पे जाएं, तो उसकी एक प्लानिंग कीजिए कि मेरी टीम के जो लीडर हैं वो सुबह सेशन को अटेंड करें। ये आपका प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। अब इस साल हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो रूपांतरण यात्रा को लेके पूरे इंडिया में एक अच्छा माहौल है, तो आप अपने अपलाइन के साथ, सीनियर अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए कि क्या वो रूपांतरण यात्रा हमारे शहर में आ सकती है। आएगी नहीं आएगी ये किसी के हाथ में नहीं है, वो तो एक पैरामीटर बना दिया। आपकी ग्रोथ, आपकी टीम की ग्रोथ, यूएलपी की संख्या, आपकी टीम में वाइटल की संख्या, पीओसी की, वो बहुत सारे फैक्टर हैं। बट रेस में जीतता कौन है? जो रेस में शामिल होता है। मैं रेस की लाइन में खड़ा ही नहीं हुआ तो मैं तो शुरू होने से पहले हार गया ना। यह जरूरी नहीं कि मैं रेस की लाइन में लग के जीतूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट मैं लाइन में तो लगा ना। लाइन में लगने वालों की जीतने की संभावना होती है। तो आपके शहर में रूपांतरण यात्रा आएगी नहीं आएगी ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है, ये तो कंपनी का एक पैरामीटर है। बट हम लाइन में लगेंगे तो संभावना तो है ना कि हो सकता है हमारे शहर में भी आ जाए वो माहौल। टीसी सर हमारे शहर में होंगे, सारे कोर लीडर्स होंगे, यहाँ के वीवीआईपी लोग होंगे, यहाँ के अधिकारी होंगे, यहाँ का एमएलए मंत्री होगा, आरसीएम की जय जयकार हो रही होगी, तो लोगों के जो परसेप्शन है वो बदलेगा ना कि यार ये तो वास्तव में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आपने रूपांतरण यात्रा को लेकर अपने प्लान के साथ अपनी प्लानिंग को बड़ा करना है, अपनी टीम अचीवमेंट की संख्या बढ़ानी है, नई वाइटल की संख्या बढ़ानी है, ग्रोथ पे काम करना है। चौथा जो प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उसको कह सकता हूं कि यदि मेरी कामयाबी में किसी एक फैक्टर का रोल है तो इस पार्ट को, ये इंडस्ट्री की आत्मा है, वो है मीटिंग सेमिनार। जितने ज्यादा लोगों को आप मीटिंग सेमिनारों से कनेक्ट कर पाओगे उतने ज्यादा स्पीड से आप अपने लेवल को अचीव कर पाओगे। यहां पर बहुत सारे दिमागदार और बहुत सारे समझदार लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। बस का किराया लगेगा, मीटिंग का टिकट लगेगा, ये वो, और मैंने कई कई सालों तक उनको वहीं पर घूमते हुए देखा है। ना टीम में अचीवमेंट आ रही है ना उनकी अचीवमेंट आ रही है। आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है तो स्कूल में जाएगा तो उसको किताब भी खरीदनी पड़ेगी, ड्रेस भी खरीदनी पड़ेगी, स्कूल की फीस भी देनी पड़ेगी, ट्यूशन में तभी तो पढ़ पाएगा ना वो। तो ये बच्चे पे खर्चा थोड़ी है। आप लिख रहे हो डायरी में मैंने बच्चे पे 500 रुपए फीस का खर्चा किया, खर्चा नहीं है ये बच्चे का भविष्य बनाने में एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, खर्चा नहीं है ये। आप लिख रहे हो बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं रोज 50 रुपए खर्च करती हूं, तो ये खर्चा थोड़ी है। कौन सी मां बच्चे के दूध को खर्चा मानती है? बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए हर मां खुद भले भूखी रह जाए लेकिन अपने बच्चों को अच्छा खाना देना पसंद करती है, क्योंकि वो उसका भविष्य है। तो हमारा भविष्य तब बनेगा जब हमारी टीम के लोग सेमिनारों से कनेक्ट हो जाएंगे, मीटिंगों से कनेक्ट हो जाएंगे। तो उस पर आप फोकस कीजिए, और यदि आप इस पार्ट पे कमजोर हैं तो आज से प्लानिंग कीजिए, अपने प्लान के साथ अपनी टीम के कोर लीडर के साथ बैठ के वर्किंग कीजिए कि हमारे शहर में या हमारे आसपास जो भी सेमिनार हो रहे हैं उसके लिए हमें बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए। और जिस दिन आपका उस मीटिंग को कौन कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन करवा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कब्जा आपका होना चाहिए, ये भार रखिए। जब हम हमारे घर में कोई फंक्शन करते हैं ना तो सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। टेंट भी हमें लगाना, हलवाई भी हमने करना, कैटरिंग वाले को हमें बुलाना, कार्ड भी हमें, सब कुछ पंगा हमें करना पड़ता है। बट यदि टेंट किसी और ने लगा रखा और हमारा सिर्फ इन्विटेशन हो तो कितना मजा आता है। बस टाई लगा के कोट पहन के जाना होता है ना। तो प्रोग्राम कौन कर रहा है कौन करवा रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप तो ये प्लान कीजिए कि कब्जा आपको करना है, और कब्जा तब होगा जब आपके वहां पर मैक्सिमम लोग वहां पर बैठेंगे। और चौथी जो इसमें पार्ट है प्लानिंग का, पांचवा, वो है लेग स्ट्रक्चर बना के काम कीजिए। जिस व्यक्ति ने पिछले महीने 5,000 किया था, क्या मैं इस महीने उसका 20,000 करवा के उसको वाइटल बनवा रहा हूं? क्या उसके ऊपर के लोगों ने अपनी ब्रांचेज को, बी लैक को, सी लैक को ओपन किया है? ओपन किया तो उनका बिजनेस कितना जा रहा है? 2,000 गया था, इस बार 5 हो गया तो वो बिगिनर बन जाएगा, 10 हो गया तो स्टार्टर बन जाएगा। तो ये प्लानिंग का पार्ट है। तो इसलिए पहला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉपिक वो है कि यदि मुझे इस बिजनेस में बड़ी सफलता चाहिए तो मुझे प्लानिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और यदि आपने ये कर लिया तो उसके बाद अगला जो पार्ट है वो एक्शन। केवल प्लानिंग से घर में कागज पे एक अच्छी बिल्डिंग का नक्शा बना के बिल्डिंग बन जाएगी क्या? नक्शा तो अच्छा बन गया है, अब उसके लिए एक्शन तो करना पड़ेगा ना। क्या क्या मटेरियल लगेगा, कहां से आएगा, कौन सा आर्किटेक्ट होगा, कौन सा मिस्त्री होगा, कौन सा लकड़ी वाला होगा, कौन सा इंटीरियर वाला होगा, सारी चीज होगी ना। तो इसलिए पहला पार्ट था प्लानिंग एंड द सेकंड पार्ट इज एक्शन। एक्शन का मतलब, अब थोड़ा ध्यान से समझिए, एक्शन का मतलब काम करना नहीं है, एक्शन का मतलब रिजल्ट लाना है।
इस चीज को सुनिए आप। मैं कई सारे लीडर्स की जब काउंसलिंग करता हूं ना, तो वो बोलते हैं सर मैं तो बड़ा लगा हुआ हूं, हो कुछ नहीं रहा है। तो भैया किस लिए लगा हुआ है? यहां लगा रहने के पैसे थोड़ी मिलते हैं। आपका बच्चा स्कूल में जाए और एग्जाम में उसके 10 में से 0 नंबर आए, 2 नंबर आए, तो आप उसको शाबाशी दोगे क्या? वो बोले मम्मा मैं तो रोज जा रहा हूं। तो बेटा जाने से मतलब नहीं है, जाके पढ़ने से मतलब है, नंबर लेने से मतलब है। तो एक्शन मीन्स रिजल्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन। एक्शन ही करना हमें। हाँ, मैं खूब प्लान दिखा रहा हूं, दिखा रही हूं, बट मेरे प्लान दिखाने से कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें नेगेटिव नहीं होना है। मुझे इस चीज को सीखना है कि मेरी प्रेजेंटेशन में कुछ कमजोरी है, मेरी डायलॉग डिलीवरी में कुछ कमजोरी है, मेरे सामने वाले से बात करने में कुछ कमजोरी है, मैं उसको सही ढंग से दिखा नहीं पा रहा हूं। तो मुझे उसको सीखना चाहिए ताकि मेरे प्लान दिखाने से लोग ज्वाइन करें। मेरा डायमंड कलर नहीं हो पा रहा है सर, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो ये विषय बताने का नहीं है, ये विषय सीखने का है कि मधु संयम रस जैसा प्रोडक्ट, न्यूट्रीजाज वोमन जैसा प्रोडक्ट, न्यूट्रीजाज प्रोडाइट जैसा प्रोडक्ट, गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट, हेल्थ गार्ड ऑयल जैसा प्रोडक्ट, कीसोल जैसा प्रोडक्ट यदि मैं किसी को नहीं दे पा रहा हूं या दे पा रही हूं, तो इसका मतलब मुझे भी सीखने की जरूरत है। उसकी क्वालिटी का मुझे पता नहीं है, उसके रेट का मुझे पता नहीं है, उसके सामने वाले को क्या जरूरत है इसका मुझे पता नहीं है। तो मुझे जो एक्शन करना है वो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन करना है। और यदि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन करूंगा या करूंगी, तो मैं मेरी टीम में भी रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन करने के लिए लोगों को सिखा पाऊंगा। और जिस दिन मेरी टीम में रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन करने वाले लोग बढ़ गए, तो बताइए रोयल्टी में कितना टाइम लगेगा आपको, टेक्निकल में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी लगने वाला नहीं है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सब भाग तो रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो वो बढ़ाइए डायमंड क्लब वालों की संख्या। मैं जरूरी कि पहले दिन से 5,000 पीवी कराना है, नहीं हो पाएगा। जिसके घर में 2 लोग हैं तो वो 5,000 पीवी नहीं कंज्यूम कर पाएगा। तो हमें 5,000 पीवी कंज्यूम करने के बिजनेस में थोड़ी है। जितना मेरे घर में कंज्यूम हुआ, बाकी जो बच गया वो मैं रिटेल करूंगा। मेरे पड़ोस में एक महिला है जो बार बार बीमार रहती है, थकावट रहती है, तो मैं उसको यदि न्यूट्रीचार्ज मोमेंट दे पाया या दे पाई तो वो स्वस्थ हो सकती है। मेरे घर के बगल में एक बच्चा है जो बहुत पढ़ता है, सारा दिन लैपटॉप पे बैठा रहता है, मोबाइल के स्क्रीन पे बैठा रहता है, टीवी बैठा रहता है, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। यदि मैं उसको न्यूट्रीचार्ज के व्यू के बारे में बता पाया तो उसकी आंखों को बचा सकता हूं, तो मेरा न्यूट्रीचार्ज व्यू सेल हो जाएगा। हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गामा ओरिजिनल की जरूरत है। तो जो प्रोडक्ट मेरा कंज्यूम हुआ वो तो कंज्यूम कर लिया, बाकी का प्रोडक्ट जो मेरा बच गया उसको मैं रिटेल करूं ताकि मेरा 5,000 पीवी हर महीने मिनिमम होना शुरू हो जाए। और एक बार रिटेलिंग स्किल आ गई तो मैं 5 पर रुकने वाला नहीं हूं, फिर 10 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा। तो इसलिए एक्शन करना है मुझे रिजल्ट निकालने के लिए। आज मैं गया फिर सारा दिन काम करके आया, तो रात को सोने से पहले मुझे चेक करना है आज सुबह मेरा वॉल्यूम कितना था और शाम को वॉल्यूम कितना हुआ। आज मुझे चेक करना है कि आज दिन में मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा कितनी नई ज्वाइनिंग हुई। आज मुझे चेक करना है कि मेरी टीम में कितने लोगों ने अपनी बिलैक ओपन करके वहां पर कुछ टारगेट लिया। तो आप एक्शन वो कीजिए जिससे आपके रिजल्ट बढ़े। अभी हमारे ऐप में एक बहुत बड़ी ऑप्शन आया हुआ है, हम पिछले महीने का बिजनेस चेक कर सकते हैं। आज तारीख हुई है 24, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं सही करने का तरीका और गलत करने का तरीका। ज्यादातर, क्योंकि मैंने ये तब समझ में आया जब मैंने बहुत सारे लीडर्स की काउंसलिंग की, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 24 तारीख को रात को सोने से पहले अपना ऐप खोलेंगे और आज का बिजनेस चेक करेंगे। और आज का बिजनेस हुआ मेरा, मैंने चेक किया, आज था मेरा एक लेग में 25,000 का, दूसरे लेग में 14,000 का। फिर मैं पिछले महीने का चेक करूंगा, पिछले महीने था 25 वाले लेग में 22,000 का था और दूसरे लेग वाले में 12,000 का था। तो मैं खुश हो जाऊंगा कि पिछले महीने तो 36,000 का था, जो 39,000 है, तो मेरा बिजनेस अच्छा हो गया। या पिछले महीने 39,000 का था, आज मेरा 36,000 का, तो मैं थोड़ा सा मायूस हो जाऊंगा। यह तरीका नहीं है, इट इज नॉट द प्रॉपर एक्शन। एक्शन क्या है, मैं रात को सोने से पहले जब पिछले महीने का बिजनेस चेक करूंगा ना, आज का तो देखूंगा, अब मैं देखूंगा 25 तारीख का कि पिछले महीने की 25 तारीख को मेरा बिजनेस कितना था। मैंने वो नोट डाउन किया कॉपी पे कि पिछले महीने मेरा इस लेग में था 36,000 का और इस लेग में था 19,000 का। कल मैं क्या क्या एक्शन करूं कि जब मेरा कल वाला जो काम हो वो इतना हो
कि कल जो मेरी पिछले महीने की क्लोजिंग से उससे 10%, 15%, 20%, 25% ज्यादा हो जाए। इट इज अ राइट एक्शन प्लान। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम शाम को देख के खुश हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। कम हुआ तो थोड़े मायूस हो जाते हैं, और ज्यादा हो तो तालियां बजा लेते हैं, यार मजा आ गया, अच्छा बढ़ गया। नो, ऐसा मत कीजिए। हमें करना है आज शाम को कल वाला बिजनेस देखना है कि 25 को कितना था, और कल मेरी सारी प्लानिंग, सारे एक्शन, सारी मीटिंग, टीम से काउंसलिंग, अपलाइन से बात करना, जो जो चीजें हैं वो इस बात पे डिपेंड करें कि मुझे कल वाले बिजनेस से जो पिछले महीने था उससे कल इतना काम करके उससे ज्यादा लेके जाना है। और यदि आपने सिर्फ 1 साल इस काम को कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यहां पर 1000 लोग बैठे हैं, 1 साल के बाद आप सारे के सारे आरसीएम के बड़े लेवल पर, बड़े मुकाम पर, बड़ी पिन पे होंगे। तो इसलिए दूसरा पॉइंट था मेरा एक्शन। तीसरा पार्ट आता है रोल ऑफ यूअर्स। इसमें आपका क्या रोल है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। बीसी सर अक्सर एक बात बोलते हैं, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री में भाषण देना बिजनेस बना लिया है, मीटिंग करना बिजनेस बना लिया है। हम मीटिंग करने के बिजनेस में नहीं है, हम मीटिंग करके वॉल्यूम लाने के बिजनेस में है। क्लियर हो गया ना? तो आपका रोल क्या है? लोग वो करेंगे जो आप कर रहे हैं। जो भी चीज आप टीम से करवाना चाहते हो उसको पहले खुद करने की आदत डालिए। यदि आप डायमंड क्लब करवाना चाहते हैं तो डायमंड क्लब पहले खुद करना सीखिए। टीम आपकी अच्छी किताबें पढ़े तो आप अच्छी किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। टीम आपके अच्छे वीडियोस देखे तो आप अच्छी वीडियोस को शुरू कीजिए। टीम आपकी गुरुकुल में जाए तो आप गुरुकुल में जाना शुरू कीजिए। टीम आपकी मीटिंग के एडवांस डिटेल तो आप एडवांस डिटेल लेना शुरू कीजिए। टीम आपकी मीटिंगों की तैयारी करे तो आप तैयारी करना शुरू कीजिए। टीम प्रोस्पेक्टिंग करे, अच्छी बड़ी लिस्ट बनाए तो आप अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करके अच्छी बड़ी लिस्ट बनाइए। और सबसे बड़ी चीज, अभी 16 फरवरी को फ्रेंड्स मीट था पटना में। शायद आप में सोच सकता है कुछ गए हो वहां पे या नहीं गए। मैं उस प्रोग्राम का एमसी था, स्टेज को मैंने संभाला वहां पर लंच तक। उसमें पूरी डायरेक्ट इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज कंपनियां सब आए हुए थे। तो वहां एक सेशन था सोनू शर्मा जी का, ट्रेनिंग का, बहुत अच्छा सेशन, और मैं बहुत प्रभावित हुआ उस सेशन से, बहुत मोटिवेट हुआ। और मैं आपसे बताना चाहूंगा, जब आप रोल ऑफ यूअर्स, आपकी टीम बन गई है, आपके अपलाइन के लोग बहुत अच्छे हैं, आपके डाउनलाइन के लोग बहुत अच्छे हैं, बट यदि आपस में ट्यूनिंग सही नहीं है ना तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है वहां से आने के बाद कि आपके ऊपर के 4 लोग और आपके नीचे के 5 लोग, एक आप 10 लोग, हर लैग के 5, आपकी 2 लैग है, दोनों से 5-5, 3 है, तीनों से 5-5। उन 10 लोगों की प्लानिंग एक हो, उनकी भाषा एक हो, उनकी शब्दावली एक हो, उनके टारगेट एक हो, उनकी उनकी जो वो सारी चीजें एक हो। जो प्लानिंग बनाई गई, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई अच्छी प्लानिंग बनाता कोई कमजोर, सारी प्लानिंग अच्छी होती है। प्लानिंग वो अच्छी होती है जिसपे एग्जीक्यूशन किया जाए, जिसको एग्जीक्यूट किया जाए। मैंने बताया कुछ, आपने कर लिया कुछ, नीचे गया कुछ, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो वो जो एक टीम वर्क है ना, वो एक व्यक्ति को आगे लेके जाता है। सोनू शर्मा ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, आप अपने आप को बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट मान रहे हैं। उन्होंने कहा टैलेंटेड लोग तो सड़कों में घूम रहे हैं, 10-20-30 हजार की नौकरी कर रहे हैं। वो तो ये बिजनेस टैलेंटेड लोगों का नहीं है, ये इंडस्ट्री ट्यूनिंग बनाने वाले लोगों की है। जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में अपने अपलाइन और अपनी डाउनलाइन के साथ ट्यूनिंग नहीं बना सकता, वो इस इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं है, वो गलत आ गया है, उसका आना नहीं चाहिए था। वो कहीं जाके नौकरी करे, कोई दुकान कर ले, कोई फैक्ट्री लगा ले। यहां पर एक होके काम करने से बिजनेस बढ़ता है। अब एक कैसे हो? अलग अलग तरह के लोग आपकी टीम में आएंगे, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े, अपलाइन में भी ऐसे हो सकते हैं। आप उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी तरह बदल जाएं तो आपकी गलतफहमी है, वो नहीं बदलेंगे। आपको अपनी स्ट्रेटजी को, आपको अपनी प्लानिंग को उनके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। यू हैव टू एडजस्ट यूर सेल्फ। रास्ते में कांटे हैं तो हम कांटों से भिड़ जाएंगे क्या? हमें बचना है कांटों से। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा पार्ट है। यदि आप ऊपर से नीचे तक एक ट्यूनिंग बना पाए, एक होके काम कर लिया, यदि आपने उन सारी चीजों को सही ढंग से फोकस कर लिया, तो आपका नेटवर्क बनने के लिए अपलाइन ने प्लानिंग की रोज 2 प्लान दिखाने हैं। अब उसमें दिमाग लगाना ही नहीं ना,
5 प्लान दिखाने हैं, ये बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें एक ही भाषा बोलनी है, 2 प्लान रोज दिखाने हैं, बस सिंपल। तो जब हम उन चीजों को एज इट इज नीचे डुप्लीकेट करते हैं ना, तो वो आसानी से डुप्लीकेट हो जाती है। और यदि हम उनको चेंज करके, एडिट करके, कुछ करेक्शन करके लाते हैं, तो नीचे वाला और नीचे वाला और करते करते पूरी बात का मूल रूप ही बदल जाता है। तो आपकी टीम में नीचे तक प्रॉपर एजुकेशन जाती ही नहीं है, क्योंकि आपने उसमें कुछ और जोड़ दिया। अपलाइन ने जो बताया था ना, इससे तो अच्छी प्लानिंग मुझे पता है, मैं बिल्कुल मानता हूं आपको अच्छी प्लानिंग पता होगा, लेकिन इसका भी ध्यान रखिए, आपसे ज्यादा अच्छी प्लानिंग वाले लोग आपके नीचे भी हैं, और उनसे ज्यादा अच्छी प्लानिंग वालों के नीचे भी हैं। ऐसा करते करते कुछ भी आपका होने वाला, और 2 4 5 साल आप ये मानेंगे कि यार मैंने 5 7 साल आरसीएम में खराब कर दिया और कुछ नहीं मेरा हुआ। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता था, बट आपके दिमाग लगाने ने, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मानने ने आपकी टीम को और आपको खत्म कर दिया। इसलिए आपका रोल यही है कि समर्पण भाव से एक होकर उन चीजों को बिल्कुल एज इट इज बता करके, अपने आप को मोटिवेट करके, अपनी टीम के साथ ट्यूनिंग बना के, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए उनके लक्ष्यों को आगे उन पर काम करके, उनको उनके अंदर स्किल डेवलप करके, उनको सिखा के, उनको मीटिंगों में, सेमिनारों में लेके जाके, उनको ट्रेनिंग में साथ बिठा करके, यदि हम वो कर पाए ना, तो दुनिया में इससे आसान दूसरा काम हो ही नहीं सकता है। अब देखिए काम क्या, हमारा काम यही तो है कि आज तक मैं सामान बाजार से लेके आता था, अब मुझे पता चला बाजार के सामान में मिलावट भी है, कच्चा पक्का बिल भी है, टैक्स की चोरी भी है। यदि मैं डिसीजन को उसके बजाय मैं सामान आरसीएम से लूंगा, तो क्या अलग चीज कर लिया मैंने? ले लिया, बढ़िया सामान मिला, अच्छी क्वालिटी का मिला, कम रेट पे मिला, बच्चों को स्वस्थ रखने वाला मिला, साथ में इनकम का जरिया क्रिएट होगा। तो काम तो कुछ भी नहीं है। तो जब काम कुछ भी नहीं है, फिर ये चल क्यों नहीं रहा है तो कुछ भी नहीं। मैंने अपनी दुकान बदली और 2 3 लोगों की दुकान बदलवा दी, आगे 2 3, कुछ भी काम नहीं था। तो जब ये इतना आसान काम है, तो फिर हमारी उल्टी आज तक आई क्यों नहीं? हमारा टेक्निकल क्यों नहीं, हमारी टीम आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि हमने उसमें कुछ और लगा दिया है, अपना दिमाग, अपने विचार, अपने आइडियाज, अपनी और जोड़ दी है। इससे करते 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 नीचे जाते जाते बात ही कुछ और बदल गई। तो इसलिए तीसरा जो पॉइंट है मेरा, वो है रोल ऑफ यूअर्स। जिस दिन आपने अपना रोल डिसाइड कर लिया ना, अपने आप ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है चौथा और लास्ट पार्ट। इस समय जो चल रहा है, अपना पूरा फोकस उस पर डाइवर्ट कर दीजिए। अलग दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी 25 26 अप्रैल को बॉम्बे में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, और उसका लक्ष्य क्या है? अक्टूबर से और मार्च तक जिन लोगों ने भी 30 पीस न्यूट्रीजॉल बॉम्बे पे काम कर लिया, वो वहां जाएंगे। बात वहां जाने की नहीं है, वहां जो माहौल होगा, जो पॉजिटिविटी होगी, जो ट्रेनिंग होगी, आपके लोग उस माहौल में बैठे हैं ना, तो उनके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब उसका मन बदलता है ना, तब उसकी जीत बदलती है। महाभारत में अर्जुन का मन बदला तो महाभारत का सीन बदल गया। अर्जुन तो वही था, हथियार डाल दिए थे उसने, बट श्री कृष्ण जी ने क्या किया? हथियार नहीं उठाए, लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ उनका मन बदला है। और मन बदला तो महाभारत का पूरा सीन बदल गया। तो वहां जाके आपके लोगों का, आपके लीडर्स का जो मन बदलेगा ना, आगे बढ़ने के लिए, नए लेवल लेने के लिए, तो वो आपको वही तो काम करना है। लीडर का रोल प्ले कीजिए, आप वर्कर के रोल में मत आइए कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी टीम के मैक्सिमम लोग बॉम्बे पहुंच जाएं। अपने पास फरवरी के दिन बचे हुए हैं, पूरा मार्च बचा हुआ है, तो चेक कीजिए कितने लोगों के 10 पीस हुए, कितने के 15 हुए, किसी के 18 हुए, किसी के 20, जो भी है। तो कैसे मैं उनको 30 पीस तक लेके जा सकता हूं? हाँ, केवल बताने से नहीं होगा, उनके साथ जाइए, उनको बताइए न्यूट्रीजॉल वुमेन की क्या खूबियां हैं, उनको बताइए कि आज भारत की महिलाओं में हीमोग्लोबिन की सही मात्रा कितनी है। जो जो बहनें अपने आप को ये मान रही हैं कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, अच्छा खाना खाती हूं, एक बार उनका एचबी चेक तो करके दिखाइए। मिलेगा ही नहीं। 12 से 16 ग्राम एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन होना चाहिए, है ही नहीं है। तो उनको रियलिटी जब दिखाई देगी कि वास्तव में मेरे अंदर भी दिक्कत है, तो वो उसके घर में, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, यदि आपने सही ढंग से काम कर लिया तो एक घर में 2 3 बॉक्स जा सकते हैं। और यदि मैंने 5 7 10 घर पकड़ लिए, तो मेरा आज तक एक भी नहीं हुआ, तो भी आज के बाद और 31 मार्च तक 30 पीस हो जाएंगे मेरी टीम में। मुद्दा ये नहीं कि मेरे हुए, मुद्दा ये कि मेरी टीम में कितने लोगों ने किया। तो इसलिए मैं जरूर आपसे चाहूंगा कि आप
25 से जो 25-26 अप्रैल का बॉम्बे का प्रोग्राम है, उसके लिए अपनी टीम के लोगों को तैयार कीजिए, उसमें क्वालिफाई कीजिए। 8 मार्च को दिल्ली में महिला दिवस पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें भारत सरकार के मंत्री आएंगे, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, पूरी डायरेक्शन इंडस्ट्री के लोग आएंगे। वो प्रोग्राम केवल महिलाओं के लिए। उस प्रोग्राम में आपकी टीम की, उसका कोई टिकट नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, वो सब आरसीएम हमारे लिए कर रहा है। तो उसमें आपकी टीम की बहुत सारी महिलाएं पहुंचे। अब महिला तब पहुंचेगी जब आपने अपने अपलाइन से टिकट बुक कर ली होगी। अपलाइन के पास टिकटें ही 100 आई है कोर लीडर के पास, और उस कोर लीडर के ग्रुप में हजारों लोग हैं, और आप बैठे कि अपलाइन अपने आप फोन करके दे देगा, तो कोई देने वाला नहीं है। आज आरसीएम का माहौल वो हो चुका है, जो नीचे काम करने वाले लोग हो चुके हैं, वो आपसे पहले ही अपने अपलाइन से बात कर लेते हैं। तो आप उसका प्लान कीजिए कि यदि मेरी टीम की बहुत, क्योंकि वो प्रोग्राम केवल महिलाओं को डेडिकेटेड है, तो वहां जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये महिला पढ़ाई में मेरे से कम, बोलने में मेरे से कम, इसकी बैकग्राउंड गांव की, लेकिन इतना बड़ा काम कर गई है। आपके अंदर का महामानव जो होता है ना, वो जाग जाएगा। और जितने अंदर का लीडर जाग जाता है, उस व्यक्ति को किसी और की जरूरत ही, फिर वो अकेला ही सबको सब पे भारी पड़ता है। तो 8 मार्च का दिल्ली में एक इवेंट है, उसको लेके आप प्लान कीजिए और अपनी अपलाइन से बात कीजिए, सर मेरे लिए कितनी टिकटें मुझे मिल सकती हैं, 4 मिल सकती हैं, 10 मिल सकती है, 15 मिल सकती है, उसकी प्लानिंग कीजिए और अपनी टीम की वहां जाकर के प्लानिंग कीजिए। इस महीने का टारगेट आपका, क्योंकि मंथली गोल पे जो लीडर काम करता है ना, वही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ता है। आपकी टीम के किसी व्यक्ति का आपने इस महीने की क्लोजिंग में बिगिनर करा दिया, तो अगले महीने वो स्टार्टर करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन स्टार्टर की प्लानिंग जरूर करेगा कि यार मुझे स्टार्टर बनना है। आपने अपनी टीम के किसी लीडर का इस महीने ओपनर करवा दिया, उसको कंपनी के बोनस पॉइंट में शामिल करवा दिया, अब उसका लक्ष्य रहेगा कि अब तो ईगल जाना है। आपने अपनी टीम के किसी लीडर का रनर विनर स्टार करवा दिया, अब वो रॉयल्टी के लिए फाइट करेगा। तो इसलिए अपनी प्लानिंग को जब आप क्लोजिंग करो ना, उसमें इस चीज का ध्यान रखो कि मेरी टीम के लीडर्स के क्या लेवल क्वालिफाई हुए। इस पे आप काम कीजिए, मार्च महीने की प्लानिंग पे काम कीजिए। और एक बहुत बड़ा इवेंट जो पहली बार पूरी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आरसीएम ने शुरू किया है, वो है नेक्स्ट जनरेशन इवेंट। तो मैं आप सब बहनों से बिल्कुल कहना चाहूंगा, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित होता है कि पढ़ाई के बाद वो क्या करेगा, कहां जाएगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। यदि आप उसको ये बता पाओ कि आरसीएम से बड़ा करियर कोई हो नहीं सकता है, और वो 25 मई का प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है त्यागराज स्टेडियम में, वो केवल और केवल हमारे यूथ के द्वारा आयोजित किया जाता है। हम सब वहां बैठकर तालियां बजाते हैं। उसके एमसी भी नए बच्चे होते हैं, उसको प्रोग्राम के डिजाइनर भी अच्छे, और सब कुछ नए होते हैं। 31 मार्च तक आपकी टीम के जिस भी बच्चे का जिसकी उम्र 30 साल से कम है, यदि आप 31 मार्च से पहले उसकी रोयल्टी क्वालिफाई करवा देते हैं, टेक्निकल क्वालिफाई करवा देते हैं, तो वो उस स्टेज का अचीवर बनेगा। और आपकी टीम का एक व्यक्ति नेशनल लेवल पर अचीवर बने, तो आपके लिए आगे कितनी बड़ी संभावना है। तो पहला प्लान कीजिए कि कितने ऐसे साथी आपकी टीम में जिनकी उम्र 30 साल से कम है और अभी वो वाइटल के लेवल पर चल रहे हैं, तो क्या मैं उनके साथ प्लानिंग करके, प्लानिंग के साथ बात करके उनका रोयल्टी क्वालिफाई करा सकती हूं। दूसरा प्लान कीजिए कि जो आज 30-35-40 साल 50 साल की एज के लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं, महिला या पुरुष, उनके बच्चे यदि आप कॉलेज में जा रहे हैं या कॉलेज आगे कोई और जॉब की इंतजार में है, तो उनके साथ आप उनके सर आप कुछ भी कीजिए, अपने बेटे को या बेटी को उस प्रोग्राम में लेके आइए। तो उस प्रकार के लोगों की यदि आप प्लानिंग करते हो, तो वहां वो एक प्रोग्राम आपकी टीम में एक बहुत बड़ा मोमेंटम लाने का माध्यम बन सकता है। बट फिर चैलेंज वही है, क्योंकि वहां कैपेसिटी केवल 7,000 की है, त्यागराज स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम तो है नहीं, और एक कोर लीडर के हिस्से में केवल 150 से 200 टिकटें आई है। अब उन्होंने तो उनको टिकटें दी जिन्होंने पैसे जमा करा के टिकटें ले ली थी। आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं कहीं से ले लूंगा, तो मिलना तो है ही नहीं। तो आप इन चीजों की एडवांस, जो मैंने पहला पॉइंट रखा था प्लानिंग, तो यही तो प्लानिंग है। आप एडवांस प्लानिंग यदि करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आने वाले समय में सारे लेवल, सारे मुकाम जो टीसी सर आरसीएम को लेके चाह रहे हैं, किस प्रकार से आज आरसीएम का नाम हो, एक ब्रांड इमेज बने, वो सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत बड़े हैं। और हम इस साल सिल्वर जुबली प्लान कर रहे हैं, तो कंपनी 25 शहरों में प्रोग्राम आयोजित करने की प्लानिंग कर रही है। तो अपने लिए भी एक लक्ष्य बनाइए कि इस साल के सिल्वर जुबली में मैं आम डिस्ट्रीब्यूटर बन के, भीड़ का हिस्सा बन के जाने वाला या जाने वाली नहीं हूं। इस साल पिन बदल के जाने वाली, वाइटल हूं तो रॉयल्टी पे जाऊंगी, रॉयल्टी हो तो टेक्निकल पे जाऊंगी, टेक्निकल ऊपर तो स्टार पल के प्लानिंग। तो वो प्लानिंग कीजिए
तो मेरा कहने का भावार्थ है कि यदि आप इन चीजों को साथ लेके अपनी एक्टिविटीज में एड ऑन करते हैं, अपने प्लान के साथ बैठ के सही प्लानिंग करते हैं, फील्ड में निकलते हैं, होम मीटिंग में फोकस करते हैं, नेटवर्क बढ़ाने पे काम करते हैं, मीटिंग सेमिनारों पर पूरी तवज्जो देते हैं, इस प्रकार के एक्टिविटीज को सही एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री के आरसीएम के बहुत फास्ट ग्रोइंग लीडर बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, और ये केवल नोट्स बना के कॉपी में नहीं रखने हैं, इन पे काम करना है, आज से शुरू हो जाना है। और 28 फरवरी की क्लोजिंग इतनी शानदार हो कि आप मुझे थोड़ा सा विश करें, धन्यवाद दें कि सर आपने उस दिन जो बोला था मैंने उन पे काम किया, और 3 नए वाइटल निकाल दिए, 2 नई रॉयल्टी निकाल दी, कई सारे डायमंड क्लब आ गए, कई सारे किसोल में आप रजता होगी, कई सारी उन सारी चीज़ों पर आप काम किए। तो मुझे आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 1 PM JRCM का सेशन लगातार चलता रहे, और हमारी सारी बहनें बहुत जल्दी टेक्निकल बन के हमारी कोर टीम का हिस्सा बने, ऐसी मेरी आप सबसे शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।